एवरीवन। हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। एंड क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे थे उसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था नॉमेनक्लेचर के दो पार्ट होते हैं, एक निरर्थक पद्धति दैट मीन्स ट्राइवियल सिस्टम, एंड दूसरा था IUPAC सिस्टम दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको बताया था कि निरर्थक पद्धति में कुछ टर्म्स हैं जो जिसको आपको जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें हमने पढ़ लिया था कल प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क कार्बन। एंड यहाँ पे हमने आपको बता भी दिया था कि प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं, द्वितीयक कार्बन किसे कहते हैं, तृतीयक कार्बन किसे कहते हैं। एंड इतना तो आपको मालूम ही होगा। एंड यहाँ पे देख लेते हैं प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। मैंने जब से आपको बताया था कल, अगर कोई कार्बन केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो वह प्राथमिक कार्बन कहलाएगा। जिसे ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हमने कहा था प्राथमिक कार्बन। एंड ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, एक कार्बन इधर से, एक कार्बन इधर से एंड एक कार्बन इधर से। ये डायरेक्टली तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोले थे 3 डिग्री या फिर तृतीयक कार्बन। एंड इस कार्बन को हम 4 डिग्री या फिर चतुष्क कार्बन क्यों बोले थे, क्योंकि ये डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4, डायरेक्टली ये 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम 4 डिग्री कार्बन बोले थे। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए प्राथमिक कार्बन की, अगर यहाँ से जैसे आपको पूछ ले जाए कौन कौन है, आपने बता दिया प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन किसे कहते हैं। बट आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन, मतलब इस कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप देख रहे हैं ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली एक कार्बन से, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, दैट मीन्स प्राथमिक कार्बन। अब ये वाला कार्बन देखिए डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तब ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, दैट मीन्स प्राथमिक कार्बन। एंड ये भी देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो गया 1 डिग्री कार्बन, दैट मीन्स प्राथमिक कार्बन। ये भी क्या है प्राथमिक कार्बन। अब अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि प्राथमिक कार्बन की संख्या बताइए, तो नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन देखिए 1 2 3 4 5। इस कार्बनिक यौगिक में प्राथमिक कार्बन की संख्या 5 है। एंड आपसे यहीं पे पूछा जाए कि 2 डिग्री यानी कि द्वितीय कार्बन की संख्या बताइए इस कार्बनिक यौगिक में, तो द्वितीय कार्बन की संख्या आप देख रहे हैं कितने कार्बन है, एक द्वितीय कार्बन इधर, एक द्वितीय कार्बन इधर, दैट मीन्स द्वितीय कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है 2। अब तृतीय कार्बन आपसे पूछा जाए कि इस कार्बनिक यौगिक में तृतीय कार्बन की संख्या कितनी है, तो तृतीय कार्बन सिर्फ आपको यहीं पे दिख रहा है, तो तृतीय कार्बन की संख्या इस कार्बनिक यौगिक में 1 है। एंड आपसे पूछा जाए अगेन कि इस कार्बनिक यौगिक में चतुष्क कार्बन की संख्या बताइए, तो आप देख रहे हैं इस कार्बनिक यौगिक में चतुष्क कार्बन केवल एक ही है, तो इस कार्बनिक यौगिक में चतुष्क कार्बन की संख्या कितनी है 1 है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि साधारण नॉमेनक्लेचर में इसका कुछ आगे देखते हैं कि आगे आता है नॉर्मल हाइड्रोकार्बन जी। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप देखिएगा वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में जुड़े होते हैं उसे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक है और ये क्या है हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन आपको बताया गया था वह कार्बनिक यौगिक जो केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यह हाइड्रोकार्बन आप देख रहे हैं सीधी श्रृंखला में है, सीधी श्रृंखला में है, तो इसीलिए इसको क्या बोले नॉर्मल हाइड्रोकार्बन। तो नॉर्मल नॉर्मल क्यों बोले, क्योंकि ये सीधी श्रृंखला में है, इसके लिए हमने नॉर्मल लगा दिया। नॉर्मल का मतलब स्मॉल एन हमने बोल दिया, नॉर्मल को स्मॉल एन से यहाँ पे दर्शा रहे हैं। एंड उसके बाद ब्यूटेन क्यों बोला गया आपको आगे नामकरण बताया जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि इसको नॉर्मल ब्यूटेन क्यों बोला गया है। एंड आगे देखते हैं जी आइसो हाइड्रोकार्बन। आगे है आइसो हाइड्रोकार्बन। अब आइसो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिस हाइड्रोकार्बन में एक CH2 का होल ट्वाइस CH समूह उपस्थित होता है उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पे CH2 का होल ट्वाइस CH, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, CH2 होल ट्वाइस CH को आप ऐसा लिख सकते हैं, CH2 इसका क्या है CH3 का होल ट्वाइस, सॉरी CH3 का होल ट्वाइस, उसके बाद क्या है यहाँ पे CH है। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं CH, इधर को लगा दीजिए एक CH3, इधर को लगा दीजिए एक CH3 एंड यहाँ पे एक वैलेंसी है। तो आप देख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH, ये वाला ग्रुप, इतना ग्रुप जिसमें उपस्थित होगा वो कैसा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा आइसो हाइड्रोकार्बन। अब आप देखें यहाँ पे आपको ये वाला ग्रुप दिख भी रहा है कि CH CH3 का होल ट्वाइस CH,
यहाँ पे देख लें, देखें आप, सी एच थ्री और इतना पार्ट CH, ये पार्ट उपस्थित है तो इसे क्या बोलेंगे, आइसो हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में इसको ब्यूटेन क्यों लिखे, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए शब्दमूल लगाते हैं ब्यूट, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे लगाएंगे एन, तो ये क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। अभी आपको नामकरण बताया जाएगा तो आप इसका नाम खुद कर लेंगे, बट आप अभी ये समझिए कि आइसो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह उपस्थित होता है उसे आइसो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने आपको बताया कि CH CH3 का होल ट्वाइस, इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो ये वाला समूह कहीं पर भी उपस्थित हो रहा है, अगर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, आइसो हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे CH है और ये क्या है, CH3 इधर भी CH3। आप सेम ऐसा ही देख रहे हैं कि ऐसा ही ग्रुप है, यहाँ पर भी इतना क्या हो गया, आइसो ग्रुप हो गया। उसके बाद कार्बन की संख्या देखें, 1 2 3 4 5, कार्बन की संख्या 5 है, इसीलिए इसको क्या बोल दिए हैं, आइसोपेंटेन। तो आप इतना समझिए कि जहाँ पर भी जिस भी हाइड्रोकार्बन में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह उपस्थित होगा वो कौन सा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, आइसो हाइड्रोकार्बन। एंड नेक्स्ट देखते हैं जी, नियो हाइड्रोकार्बन। अब आप आगे देखें कि नियो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो नियो हाइड्रोकार्बन इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं जी। हमने पढ़ा नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन, एंड हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नियो हाइड्रोकार्बन। तो नियो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल थ्राइस C समूह उपस्थित होता है उसे नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया गया कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें CH3 का होल थ्राइस C समूह उपस्थित हो उसे नियो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस C समूह उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, नियो हाइड्रोकार्बन। अब इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, यहाँ पे C, उसके बाद CH3, कितने बार CH3 है, होल थ्राइस है, इसका मतलब कितने बार है, 3 बार CH3 ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ऐसा जोड़ सकते हैं यहाँ से, एक CH3 इधर को, एक CH3 इधर को, एंड एक CH3 इधर को। आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला समूह, ये वाला ग्रुप कहीं पर भी उपस्थित है तो वह हाइड्रोकार्बन कैसा हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, नियो हाइड्रोकार्बन। अब आप इसका उदाहरण देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस C। आप देखें CH3 का होल थ्राइस, एंड यहाँ पर C है, इतना क्या हो गया, नियो। उसके बाद इतना क्या, इतना ग्रुप क्या हो गया, नियो ग्रुप हो गया, एंड ये यहाँ पे छूटा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, नियो पेंटेन। अभी पेंटेन कैसे बोल रहे हैं, जब आपको नामकरण बताया जाएगा तो आपको खुद आ जाएगा। तो इतना ग्रुप क्या हो गया, नियो। नियो कैसे हो गया, CH3 का होल थ्राइस C समूह कहीं पर भी उपस्थित है वो कैसा हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, नियो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। इस वाले समूह के लिए नियो हो गया। उसके बाद कितने कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसलिए इसका नामकरण क्या हो गया, नियो पेंटेन। अब आगे देखें जी, CH3 का होल थ्राइस, ये CH3 1 2 3, CH3 का होल थ्राइस, उसके बाद ये वाला C, उसके बाद ये ग्रुप छूटा हुआ है, तो इतना ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, इतना ग्रुप जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा वो नियो हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ऐसे ही देखें, आप इसको नियो हेक्सेन क्यों बोला गया है, 1 2 3 4 5 6, टोटल कार्बन की संख्या गिन लीजिए, और यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप है, आइसो है, नियो है, या फिर नॉर्मल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3 का होल थ्राइस C समूह उपस्थित है, इसीलिए इसको बोले हैं नियो हाइड्रोकार्बन। निरर्थक पद्धति हमने पढ़ लिया है, अब आगे हमें पढ़ना है IUPAC नामकरण, दैट मीन्स IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आपको IUPAC का हमने फुल फॉर्म बता ही दिया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यू कैन से लाइक दिस, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सो इसको आप ऐसा कह सकते हैं। एंड इसके आगे आपको नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी IUPAC की, तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि आपको मैंने बताया था कि निरर्थक पद्धति में क्या किया जाता था, निरर्थक पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके स्रोत के आधार पर दे दिया जाता था। किसके आधार पर, स्रोत के आधार पर। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि CH4 को मार्स गैस कहा गया, क्यों, क्योंकि यह दलदलीय स्थानों से पाया जाता था। उसके बाद आपको बताया गया था CH3COOH को एसिटिक एसिड कहा गया, क्यों, क्योंकि यह सिरके में पाया जाता था। एंड HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहा गया, क्योंकि यह लाल चींटियों में पाया जाता था। तो उस जहाँ से भी कोई चीज़ प्राप्त होता था उसके स्रोत के आधार पर निरर्थक पद्धति में उस कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर दिया जाता था। बट ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की बहुत ज़्यादा कार्बनिक यौगिकों की खोज हो चुकी थी, एंड उन सब का नाम निरर्थक पद्धति के अनुसार संभव नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा सिस्टम आया है, IUPAC सिस्टम।
सो आप देख सकते हैं इसमें इसका नामकरण जानने से पहले आपको तीन चीज़ों जानने की आवश्यकता है। सबसे पहला है शब्दमूल, उसके बाद है अनुलग्न, उसके बाद है पूर्वलग्न। अब देखते हैं जी शब्दमूल किसे कहते हैं। वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड भी इसे बोला जाता है। तो इसे शब्दमूल किसे कहते हैं, तो देखिएगा किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, शब्दमूल बोलते हैं। मतलब शब्दमूल किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या दर्शाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, मतलब कार्बन परमाणु किसी भी कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित है, ये क्या दर्शाता है, शब्दमूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार्बनिक यौगिक में जैसे आप देखें कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें कितने अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक है, तो उसमें कार्बन परमाणु की संख्या एक के लिए उसका शब्दमूल क्या यूज़ करेंगे, मेथ। अगर कार्बन की संख्या दो है उसके लिए यूज़ करेंगे एथ। अगर कार्बन की संख्या तीन है उसके लिए शब्दमूल यूज़ करेंगे प्रोप। कार्बन की संख्या चार है उसके लिए शब्दमूल यूज़ करेंगे या फिर वर्ड रूट यूज़ करेंगे ब्यूट। कार्बन की संख्या पाँच है उसके लिए वर्ड रूट यूज़ करेंगे पेंट। कार्बन की संख्या छः है तो उसके लिए वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड यूज़ करेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, कार्बन की संख्या नौ है तो नॉन, दस है तो डेक, ग्यारह है तो अनडेक, बारह है तो डोडेक। अब इसको देखें आप यहाँ पे जैसे उदाहरण में दिया गया है आपको, उदाहरण में अगर आपसे यहाँ पे दे दिया गया है इस कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन परमाणु है, एक दो तीन चार, कितने कार्बन परमाणु है, चार। अभी अभी आपको बताया गया अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या चार है तो चार कार्बन परमाणु संख्या के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड रूट यूज़ किया जाएगा, ब्यूट। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूट। इसको बट नहीं पढ़ेंगे जी क्योंकि ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश का जो इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है अलग अलग होता है। तो आप यहाँ पे देखें अब इस कार्बनिक, ये पहला कार्बनिक यौगिक हो गया। अब दूसरे कार्बनिक यौगिक में हम देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक दो तीन, कितने कार्बन है जी, तीन कार्बन है। तो अभी अभी आपको बताया गया जब भी तीन कार्बन होंगे तो वहाँ पे वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड का यूज़ क्या करेंगे, प्रॉप, क्या करेंगे, प्रॉप। तो इसका क्या हो गया, इसका रूट वर्ड प्रॉप हो गया। अब यहाँ पे देखें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, पांच कार्बन परमाणु है। पांच कार्बन परमाणुओं के लिए शब्दमूल या फिर वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड क्या यूज़ करेंगे, पांच कार्बन के लिए आप देख सकते हैं पेंट, क्या यूज़ किया जाता है, पेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंट। तो जी हमने शब्दमूल के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। एंड दूसरा आप देखेंगे कि अनुलग्न किसे कहते हैं। सो अब दूसरा है अनुलग्न। तो जी अब देखते हैं अनुलग्न के बारे में पढ़ते हैं। अनुलग्न को इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। एंड अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं। अनुलग्न दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी अनुलग्न दैट मीन्स प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न, एंड द्वितीयक अनुलग्न दैट मीन्स सेकेंडरी सफिक्स। अब देखते हैं जी प्राथमिक अनुलग्न से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो प्राथमिक अनुलग्न को बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। तो हम इसको आईपीसी नोमेनक्लेचर में जब हम इसका रूल बनाएंगे तो हम ऐसा लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। तो आप समझ लीजिएगा ये क्या है, प्राथमिक अनुलग्न दैट मीन्स प्राइमरी सफिक्स है। तो आप देखें जी प्राथमिक अनुलग्न क्या दर्शाता है। प्राथमिक अनुलग्न यह दर्शाता है कि दिया गया कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपको बता दिया गया था पिछली वीडियोज में कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो हमने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको मालूम चल गया, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होगा तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे ही दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विक्रियात्मक बंध उपस्थित होता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए यदि दिया गया कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, यदि दिया गया हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बनिक यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ईन या आयन का उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन आपको दिया गया है, अगर दिया गया हाइड्रोकार्बन संतृप्त है तो उसमें प्राथमिक अनुलग्न का यूज़ क्या करेंगे, एन, और असंतृप्त है उसमें प्राथमिक अनुलग्न का ईन या आयन का यूज़ करेंगे। अब देखिए संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होगा, एकल बंध होगा तो वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न का यूज़ कौन से प्राथमिक अनुलग्न का यूज़ करेंगे, एन। एन क्यों आ रहा है जी, हमने आपको बताया था, आपको बताया गया था हाइड्रोकार्बन के कितने पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन के दो पार्ट होते हैं। आपको बता दिया गया था कौन कौन सा था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एंड दूसरा था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए जी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे, किसका अध्ययन कर रहे थे, एल्केन का। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे दो चीज़ों का, एल्कीन और एल्काइन का। किसका, एल्कीन और एल्काइन का,
एल्कीन और एल्काइन का। अब देखें जी, एल्कीन, एल्केन में हमने बताया था आपको, एल्केन को ऐसा लिख सकते हैं एल्क एन, और एल्कीन को ऐसा लिख सकते हैं एल्क इन, एल्काइन को ऐसा लिख सकते हैं एल्क आइन। अब देखें, एल्क का मतलब, इन सब में एल्क का मतलब है कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इन सब का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। एल्क का मतलब क्या हो गया? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कार्बन परमाणुओं की संख्या हमने किस में देख लिया था? शब्दमूल में। शब्दमूल क्या दर्शा रहा था किसी भी कार्बनिक यौगिक में? कार्बन परमाणुओं की संख्या को। और उसके बाद ये जो लास्ट में बच रहा है उसी को हम क्या लगा देंगे? प्राथमिक अनुलग्न के रूप में लगा देंगे। प्राथमिक अनुलग्न के रूप में अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में एन का यूज करेंगे, और अगर दिया गया कार्बनिक यौगिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो प्राथमिक अनुलग्न के रूप में इन या आइन का उपयोग करेंगे। इन का उपयोग कहाँ पे करेंगे? जहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध होगा वहाँ पे इन का यूज करेंगे, और जहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध उपस्थित होगा वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न आइन का यूज करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब उसके आगे देखते हैं। अभी अभी आपको बताया गया है कि जब हाइड्रोकार्बन संतृप्त होगा तो प्राथमिक अनुलग्न एन का उपयोग करेंगे, जब असंतृप्त होगा तो इन या आयन का उपयोग करेंगे। अब एन कहाँ पे यूज करेंगे? जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध उपस्थित होगा तो वहाँ पे एन का यूज करेंगे। जब द्विग बंध उपस्थित होगा, दैट मीन्स डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, वहाँ पे इन का यूज करेंगे। एंड जहाँ पे कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन परमाणुओं के दरमियान ट्रिपल बंध, दैट मीन्स त्रिक बंध उपस्थित होगा, वहाँ पे आयन प्राथमिक अनुलग्न का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है? कितने कार्बन परमाणु हैं यहाँ पे? यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन परमाणु कितने हैं? 2 कार्बन परमाणु हैं। 2 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल आपको बताया गया है। 2 कार्बन परमाणु के लिए शब्दमूल क्या लगाते हैं? एथ लगाते हैं। शब्दमूल क्या लगाते हैं? एथ। अब यहाँ पे देखें आप, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है। अब यहाँ पे देखें, जब कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य एकल बंध होगा तो वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न का यूज क्या करेंगे? एन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन। तो इस कार्बनिक यौगिक का नाम क्या हो गया? एल्केन, एथेन। क्या नाम हो गया इसका? एथेन। अब यहाँ पे देखें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन परमाणु है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए शब्दमूल क्या यूज करेंगे? एथ। 2 कार्बन के लिए शब्दमूल एथ यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विक बंध उपस्थित है, डबल बॉन्ड उपस्थित है। यहाँ पे एन ना लिख करके क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथीन। अब अगले एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए शब्दमूल क्या यूज करेंगे? एथ यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न क्या लगाएंगे? आइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। क्या हो जाएगा? इथाइन। अब उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद है द्वितीयक अनुलग्न। उसके बाद है द्वितीयक अनुलग्न, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। हम नामकरण करते वक्त इसका नियम में हम ऐसा लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स, तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाता है? द्वितीयक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न के बाद दर्शाया जाता है, इसको हम अभी आपको नियम में समझाएंगे। द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। अब हमने आपको बता दिया था कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो द्वितीयक अनुलग्न क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। यदि द्वितीयक अनुलग्न, जैसे क्रियात्मक समूह हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, अगर कहीं पर OH आ रहा है इसके लिए ऑल यूज़ करते हैं, CHO आ रहा है तो इसके लिए अल यूज़ करते हैं, CO आपको पिछली वीडियोस में बताया गया था। ये अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये एस्टर ग्रुप है, ये ऑयल हैलाइड ग्रुप है, और ये अमाइड ग्रुप है, ये अमाइन ग्रुप है। ये सब सारे ग्रुप आपको बता दिए थे जहां मैंने आपको बताया था कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि यदि द्वितीयक अनुलग्न किसी स्वर से स्टार्ट हो रहा हो, स्वर स्वर का मतलब वॉवेल, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, क्या आपका सेकेंडरी सफिक्स अगर किसी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देते हैं। प्राथमिक अनुलग्न में आपको बताया गया था प्राथमिक अनुलग्न क्या होते हैं? एन, इन, आइन, ये सब क्या है? प्राथमिक अनुलग्न। और इन सब के लास्ट में आप देख रहे हैं ई आ रहा है, सबके लास्ट में क्या रहा है? ई आ रहा है। तो आपको इस नियम में बताया गया, यदि द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से शुरू होता है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देते हैं। जिसे आप देखें यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न है, ये किस ओ, द्वितीयक अनुलग्न OH अगर क्रियात्मक समूह है इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न का यूज करते हैं ऑल। अगर CHO है तो इसके लिए द्वितीयक अनुलग्न का यूज करते हैं अल। CO है तो इसके लिए ओन का यूज करते हैं ONE। यहाँ पे केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा ओन, ना कि वन। और यहाँ पे COOH है, इसके लिए क्या द्वितीयक अनुलग्न यूज करेंगे? ओइक एसिड। एंड COOR इसके लिए OAT यूज करते हैं। COCl ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं। CONH2 अमाइड यूज करते हैं। NH2 के लिए अमाइन यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं
जितना भी यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न स्टार्ट हो रहा है सब किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से। एंड वॉवेल आप लोग जानते हैं वॉवेल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे क्या हैं, वॉवेल हैं। तो वॉवेल अगर द्वितीयक अनुलग्न वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देते हैं। ये कैसे करेंगे इसको आप देखें। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया था कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो इसमें देखें आप कितने कार्बन परमाणु हैं, एक, दो। यहाँ का ऑक्सीजन नहीं गिना जाएगा, कार्बन परमाणु हम देख रहे हैं, कार्बन परमाणु की संख्या। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने कार्बन परमाणु हैं, दो कार्बन परमाणु हैं। अगर दो कार्बन परमाणु हैं तो यहाँ पे शब्दमूल क्या यूज करेंगे, एथ। शब्दमूल का यूज करेंगे क्या, एथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है, एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे आपको बताया गया था अगर कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे प्राथमिक अनुलग्न एन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए एन ई, एन का यूज करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखें ओ एच भी आया है, ओ एच क्या आया है, ओ एच। ओ एच क्या है यहाँ पे, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न क्या दर्शाते हैं, क्रियात्मक समूह को दर्शाते हैं। और यहाँ पे कौन सा क्रियात्मक समूह है, ओ एच वाला क्रियात्मक समूह है। एंड अगर ओ एच वाला क्रियात्मक समूह आ रहा है तो यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न ऑल का यूज करेंगे। द्वितीयक अनुलग्न किसका यूज करेंगे, ऑल का यूज करेंगे। लेकिन आपको एक नियम बताया गया है, यदि द्वितीयक अनुलग्न किसी स्वर यानी वॉवेल से शुरू हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो प्राथमिक अनुलग्न का ई हटा देते हैं। आप यहाँ पे देखें प्राथमिक अनुलग्न क्या है, एन। एन क्या है, ये प्राथमिक अनुलग्न है। इस प्राथमिक अनुलग्न के लास्ट में आप देख रहे हैं ई आ रहा है। और आपको बताया गया जब भी द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से स्टार्ट हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ई हटा देते हैं। ये ई हट जाएगा तो फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल। इसका फाइनली क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। अब देखते हैं जी नेक्स्ट वाला। अब इसमें देखें कितने कार्बन, कार्बन की संख्या एक, दो, तीन। इसमें देखें आप कितने कार्बन है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, तीन कार्बन है। तीन कार्बन परमाणुओं के लिए हमने आपको बताया था शब्दमूल क्या यूज करते हैं, प्रॉप। शब्दमूल में क्या यूज करेंगे, प्रॉप। अब उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य सिंगल बॉन्ड है, प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन। क्या लगाएंगे, एन। हमने एन लगा दिया। उसके बाद देखेंगे द्वितीयक अनुलग्न। अब आप देखें यहाँ पे द्वितीयक अनुलग्न कौन सा, ओ एच है, ओ एच नहीं है, सी एच ओ भी नहीं, सी ओ भी नहीं, सी डबल ओ एच। अब आप देखें यहाँ पे कौन सा द्वितीयक अनुलग्न है, सी डबल ओ एच। अब इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ओइक एसिड। क्या यूज़ करेंगे, ओइक एसिड। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये नियम बताइए यदि द्वितीयक अनुलग्न किसी स्वर से स्टार्ट हो रहा हो तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देते हैं। अब आप देखें द्वितीयक अनुलग्न किसी वॉवेल से, ओ क्या है, वॉवेल है। अब वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है द्वितीयक अनुलग्न तो प्राथमिक अनुलग्न यही है, प्राथमिक अनुलग्न एन क्या है, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न का ही हटा देंगे। वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फाइनली क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड।